हूँ, लेकिन मैंने उत्तराखंड मेंस लिखा है। तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होना है। तो बच्चा स्ट्रेस में ना आए, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करे, पीयर प्रेशर को कैसे चाहेंगे सर कि उत्तराखंड के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपके द्वारा पढ़ाए गए लगभग कितने बच्चे उत्तराखंड में किसी ना किसी जगह पर अभी प्लेस है सर। तो जैसे मान लो बच्चा जिस चीज को रील में देखेगा, उस 15 या 16 सेकंड की रील में उसको देखेगा, कन्वर्ट करेगा, तो वही सोचेगा कि मतलब मैं जो है ना। कितने साल जनरली एक माइंडसेट होता है कि एक बच्चे को अपना मन बनाना होता है कि भाई मैं 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करूं और तब जाके मैं कोई अच्छी जॉब जैसे पीसीएस रैंक या इस तरीके की आईएएस रैंक या अच्छा प्रोबेशनरी ऑफिसर की कहीं जॉब लग सके मेरी। तो एक अपने माइंड को लगभग कितने समय के लिए उसको मिनिमम तैयार करना चाहिए कि 1 साल 2 साल 3 साल? नमस्कार, मैं अंकित रस्तोगी बोले उत्तराखंड के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको शिक्षा जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती से मिलवाने वाले हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर देशराज सिंह जी से, जो मंथन वैली एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। देशराज सर, नमस्कार आपका। नमस्कार, बोले उत्तराखंड में सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम देशराज सिंह और मैं मंत्रा वैली एकेडमी का फाउंडर संस्थापक दोनों चीज़ें हूँ। मैं एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। विशेष रूप से जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एमएससी एमएड हूँ और सीटेट क्वालिफाई हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी 2024 का जो उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, मतलब उसको क्रैक नहीं कर पाया। मैं किसी थोड़े से नंबर से उसमें रह गया हूँ, लेकिन मैंने उत्तराखंड मेंस लिखा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा दर्शकों को आपके बारे में जानकर सर। तो आप फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, इतने समय से आप एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो किन किन सब्जेक्ट्स की कोचिंग आप करवाते हैं? कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे आपसे पढ़ने आते हैं सर? हमसे जो बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो लगभग ऑल ओवर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, मतलब जो आपके वनडे एग्जाम है, विशेष रूप से वनडे एग्जाम के ज़्यादातर बच्चे हमारे पास रहते हैं। तो उसमें वनडे एग्जाम के लिए बच्चों को जो प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जैसे मान लो सबसे पहले अगर आप 12th पास हो, तो 12th पास से भी आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जैसे 12th पास के बाद पढ़ाई छूट जाती है उसकी, तो वो बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है। और जैसे मान लो आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो ग्रेजुएशन के लिए आपको और अच्छे मतलब और अच्छी पोस्ट के लिए वैकेंसी में आपको मौका मिल सकता है। और जैसे मान लो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन से जो है आप उसमें आप लेक्चरार के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं सर। अच्छा, तो बेसिकली सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां अभी लेटेस्ट जो आने वाली हैं, ऐसे कौन से गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं जो अभी लेटेस्ट होने वाले हैं, जिसके लिए बच्चों को मतलब तैयारी करनी चाहिए या अभी आपसे संपर्क करना चाहिए? तैयारी के हिसाब से बच्चे, जैसे मान लो हम ये देखते हैं, जैसे मान लो बच्चा क्या होता है, फ्रेशर होता है, तो फ्रेशर बच्चा भी जैसे मान लो इंटर के बाद जो है वो बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है। और जो उसके लिए जो आने वाली जो वैकेंसी है उसको जो बेनिफिट्स मिल सकता है, तो जैसे मान लो आपका एसएससी जीडी हो गया, तो जीडी में बच्चा अप्लाई कर सकता है। उत्तराखंड में जैसे मान लो उत्तराखंड की पुलिस वाली वैकेंसी होगी, मतलब कांस्टेबल की वैकेंसी होगी, तो उसमें बच्चा अप्लाई कर सकता है। ग्रुप सी हो गया, बीडीओ हो गया, और भी बहुत सारी उत्तराखंड में वैकेंसी निकलती रहती है टाइम टाइम पे, तो उनसे बच्चा जो है उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकता है। अच्छा, तो आज बोले उत्तराखंड पे हम आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहेंगे सर कि उत्तराखंड के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपके द्वारा पढ़ाए गए लगभग कितने बच्चे उत्तराखंड में किसी ना किसी जगह पर अभी प्लेस्ड है, या कौन कौन से जिले में प्लेस्ड है? अगर कुछ जिलों के बारे में और कुछ बच्चों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना। जी बिल्कुल। अभी देखो अभी रिजल्ट आया था, अभी पीछे जो उत्तराखंड एसआई का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी बच्चे हमारे यहाँ से मतलब उसमें सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना सर। तो उसमें जैसे मान लो कांस्टेबल में भी बच्चे काफ़ी सारे सेलेक्ट हुए हैं। और जैसे मान लो पिछले साल अभी जो वीडियो एग्जाम हुआ था, अभी उसमें उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। देखो बच्चे उसमें से भी रिजल्ट देंगे, लेकिन जो कांस्टेबल में जो पुरानी वैकेंसियाँ थी, जो मतलब जो क्लियर हो चुकी हैं, उसमें सर अभी तक देहरादून में तो हमारा पढ़ाया बच्चा कोई अभी यहाँ पे पोस्टेड नहीं हुआ है। लेकिन हरिद्वार में पोस्टेड 2 बच्चे हरिद्वार में पोस्टेड हैं और 3 बच्चे काशीपुर में पोस्टेड हैं, और उसमें अल्मोड़ा में भी बच्चे पोस्टेड हैं। तो सर अलग अलग जिलों में यहाँ तक कि बच्चे जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। अच्छा, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बच्चे आपसे पढ़ के वहां पर अभी कार्यरत हैं। जी बिल्कुल।
तो सर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आती है और जो कि वास्तविकता भी है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट की जॉब तो है 100 जी 100 जॉब की वैकेंसी निकली है या मान लेते हैं 500 जॉब की वैकेंसी निकली है, लेकिन लाखों बच्चे उसके लिए आवेदन करते हैं। तो जॉब तो किसी 100 200 500 बच्चों की लगेगी जितनी वैकेंसीज हैं, बाकी इतने लाख बच्चे वो डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे कि हमने एक साल तैयारी करी और शिक्षा भी ग्रहण करी, उसके बाद हमारी जॉब नहीं लगी? तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, उसका प्रोसेस ऐसा होता है, कोई भी बच्चे जैसे मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना ही मतलब एक तरह से आपको मिच्योर हो जाना है। मिच्योर होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी बच्चा निराश ना हो। पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो 100 वैकेंसी, सर ने बताया कि जैसे 100 वैकेंसी ही आती हैं तो बच्चे तो 100 ही सेलेक्ट होने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सिर्फ 100 बच्चों को ही जॉब देनी है। बाकी बच्चे जो अप्लाई करता है फॉर्म, जो जैसे मान लो लाखों की संख्या में बच्चा अप्लाई करता है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो वो बच्चे जो है वो ये ना सोचे कि हम बेकार हैं। वो एक तरह से जैसे मान लो वो कोचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो अपना स्किल सुधार करके वो किसी और तरह से भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं ही हूँ, आप कोचिंग खोल सकते हो, अपना बच्चे को ट्यूशन दे सकते हो, और भी बहुत तरह के फील्ड होते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो। ऐसा बच्चा निराश नहीं हो सकता बिल्कुल भी सर। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार जिसने शिक्षा ग्रहण करी है वो एक एजुकेटेड हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है उसको। सरकारी चीजों के बारे में परिप्रेक्ष्य में पता चल जाता है उसको, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी आगे कार्यरत हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब और कहीं पे भी वैकेंसी है तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब उसमें जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कुछ बच्चे कुछ समय के अनुसार जो है वो तैयारी नहीं कर पाते, थोड़ा लेट तैयारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या वो लेट तैयारी कर रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि हमें तो लेट हो गया। लेट कोई बच्चा होना था, देखो पढ़ाई की कोई समय सीमा, कोई उम्र नहीं होती। हाँ, एक एज क्राइटेरिया होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल लागू होता है। जैसे मान लो अगर आप स्टेट में अगर परीक्षा दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए स्टेट के लिए गवर्नमेंट का जो एज रूल रिलैक्सेशन रहता है वो 40 ईयर रहता है। मतलब 18 साल से 40 ईयर तक आप जो है जॉब कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर तैयारी करना चाहे तो सर जैसे मान लो 35 साल का है तो 40 साल तक वो इजिली है सर, एग्जाम दे सकता है। मतलब वो 40 साल तक जो है वो गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो लगभग कितने साल, जनरली एक माइंडसेट होता है कि एक बच्चे को अपना मन बनाना होता है कि भाई मैं 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करूं और तब जाके मैं कोई अच्छी जॉब जैसे पीसीएस रैंक या इस तरीके की आईएएस रैंक या अच्छा प्रोबेशनरी ऑफिसर की कहीं जॉब लग सके मेरी। तो एक अपने माइंड को लगभग कितने समय के लिए उसको मिनिमम तैयार करना चाहिए कि 1 साल 2 साल 3 साल? देखो बच्चा जितनी जल्दी जॉब ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो हाथ होता है वो खुद के अंदर, मतलब बच्चे के ही अंदर हाथ होता है। मतलब बच्चा चाहे तो 1 साल में भी जॉब ले सकता है, बच्चा चाहे तो 2 साल के अंदर भी जॉब ले सकता है। वो क्या है, रीजन उसका ये है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो है अपने आप को उस तरह से मिच्योर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ दोस्त हो जाते हैं तो दोस्तों को साथ टाइम उसको कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ घूमना है तो घूमने फिरना भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ अपना जो फोन्स होता है, ठीक है ना सर, तो फोन होता तो फोन से भी थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी बनानी होगी। क्योंकि सर इस टाइम जो है सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में बच्चा क्या देखता है कि बच्चा ये देखता है कि सोशल मीडिया में क्या है। सोशल मीडिया में सर ये है कि मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा, जैसे मान लो 15 से 16 या 18 साल का, हम ये देखते हैं कि कोई नेता बन रहा है, कोई नेता के लिए तैयारी कर रहा है, या जैसे मान लो कोई बच्चा जो है वो बिजनेसमैन बन गया 14-15 साल की एज में। 14-15 साल की एज में बच्चा बिजनेसमैन बन गया। फिर उसकी बाद जैसे मान लो ये देखता है कि कोई बच्चा जो है वो 21-22 साल की एज में जो है उसने आईएएस पास कर लिया है। किसी बच्चे ने 21-22 साल की एज में जो है वो क्या कर लिया, पीसीएस पास कर लिया है। कोई एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस बन गया, तो उसको जो है बच्चा ये देखता है कि मतलब वो ये देखता है कि मतलब जैसे कोई भी चीज आए तो बच्चा जो है ना सारा इस रील्स की दुनिया में जो है बच्चा वो ये देखता है, उसका मन जो है वो विचलित होने लगता है। क्योंकि मन जो होता है वो चंचल होता है सर। तो जैसे मान लो बच्चा जिस चीज को रील में देखेगा, उस 15 या 16 सेकंड की रील में उसको देखेगा, कन्वर्ट करेगा, तो वो ये सोचेगा कि मतलब मैं जो है ना इस चीज की तैयारी करूंगा। फिर वो देखता है मैं इस चीज की तैयारी करूंगा। वो करता किसी की नहीं है। इस तरह से जो है वो बच्चा का जो है वो टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके बाद बच्चों को तैयारी मतलब मिच्योर कैसा, तो इस सोशल मीडिया की इससे जो है उस बच्चे को डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के अपने आप को एक तरह से ऐसे मानो कि मुझे कैद कर लिया गया है किसी ने, या मैं खुद कैद हो गया हूं कि मुझे जो है जब तक मेरा ये लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है, जब तक मेरा ये हासिल न होगा, मुझे जो है ना कुछ और नहीं दिखाई देगा। कुल मिलाकर के बात यह है, बच्चा का सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, अलग अलग टारगेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो देखता है कि जैसे मान लो वो क्या करता है,
कि पीसीएस का फॉर्म आ गया तो पीसीएस की तैयारी करने लग जाएगा, आईएएस का आ गया तो आईएएस का आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ गोल जो होना चाहिए सर, वो एक ही गोल होना चाहिए बच्चे का। आप तो जिससे basically- मतलब बच्चा जो है वो जल्दी सिलेक्शन ले सकता है। आ- कुल मिलाकर के 1 या 2 साल की तैयारी में बच्चा आसानी से सिलेक्टेड हो जाता है। अभी तक जो मैं मतलब हमारी कोचिंग से या मैंने जो अभी बच्चों को जो शिक्षा दी है, लगभग मैं अभी 2013 से सर मैं पढ़ा रहा हूँ, 2013 से, तो लगभग मुझे जो है अब 13 साल हो जाएंगे, लगभग 13 साल कंप्लीट होने वाले, मतलब 12 साल तो पूरे बीत ही चुके हैं। तो इन 12 सालों में मैंने ये लगा लो काफी बच्चे पढ़ाए हैं, और काफी बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड के हो गए, आपके उत्तर प्रदेश से हो गए। तो इन बच्चों में अलग अलग विभागों में जो है वो बच्चे जो है हमारे पोस्टेड है सर। तो आपके अनुसार आपका भी यही कहना है कि हर छात्र का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, चिड़िया की आंख। हाँ, ना चिड़िया उनको की पेड़ आंख। दिखना चाहिए, ना उनको टहनी दिखनी चाहिए, ना उनको पत्ती दिखनी चाहिए, ना चिड़िया दिखनी चाहिए, केवल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, तब वो जाके सिलेक्शन पा सकते हैं, वरना बिल्कुल सर। भटक जाएगा उनका। चलिए, बहुत अच्छा सर, बहुत बट- सुंदर तरीके से आपने इसको समझाया। थैंक यू तो सर। सर, इसमें हम लोग एक बात और जानना चाहेंगे कि आजकल एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, बहुत ज्यादा फीस है। वैसे ही कोचिंग में भी कहा जाता है बहुत ज्यादा फीस हो गई है। तो थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, अगर किसी को तैयारी करनी है, थोड़ा सा आइडिया अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। तैयारी का मेन पर्पज जो है, जैसे मान लो कोई बच्चा अगर देहरादून में सर आता है, जो हमारे जो कोचिंग संस्थान की फीस हम मिनिमम जो है वो 1 साल की जो फीस चार्ज करते हैं सर, हम जो फीस चार्ज करते हैं बच्चे से 20 से 25 हजार चार्ज करते हैं 1 साल की फीस। अगर जैसे मान लो किसी बच्चे के पास अगर 20 से 25 हजार नहीं है, तो बच्चे से हम मंथली पे कराते हैं, तो जिसमें मंथली फीस जो होती है बच्चे की वो लगभग 2000 से 2500 के बीच में होती है सर। तो इस तरह से जैसे मान लो बच्चा जो है वो तैयारी कर सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि देहरादून में जो है एक तरह से रोजगार का अवसर भी आप ले सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके भी आप। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब वो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी सही नहीं रहती, तो फाइनेंशियली कंडीशन के जैसे मान लो बच्चे जो है वो 3 से 4 घंटे, यहाँ पे बहुत सारे काम आपको 3 से 4 घंटे के लिए करने के मिल जाएंगे सर। तो उसमें जो बाकी जो समय है आपका कोचिंग को दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। तो उन 3 से 4 घंटे में जो है आप पार्ट टाइम जॉब करके भी अपनी पढ़ाई का जो है वो चार्ज यहाँ से खर्चा निकाल सकते हैं सर इसमें। अच्छा, तो बच्चा मतलब लगभग 4-5-6 घंटे की कितनी कोचिंग होती है? आपने कितने घंटे हमारी की जो minimum क्लासेज कोचिंग जो होती है? चलती हैं हमारी लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासें हमारी होती हैं, और रोज जो डेली सब्जेक्ट हमारे क्लास में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाए जाते हैं वो लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, या 4 सब्जेक्ट तो मिनिमम वो डेली के रहते हैं सर। तो लगभग औसतन 6 घंटा बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर सकता जी है। बिल्कुल। बाकी 4 घंटे के करीब वो कहीं काम भी कर सकता है, और उसके बाद फिर घर जाकर भी जो समय बचता है उसमें कुछ समय पढ़ाई भी कर सकता है। क्योंकि ऐसा ना, अगर उस समय जैसे मान लो बच्चा ये देखेगा अगर मैं काम करूंगा तो पढ़ाई के समय कहाँ से निकल जाएगा। जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा को उसको जो है ना एक तरह से अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मुझे काम को इतने घंटे देने हैं, मुझे कोचिंग संस्थान में मुझे कोचिंग के मेरे 4 घंटे हो गए, तो सर 8 घंटे तो यही होगा, कुछ खाने पीने का समय भी उसमें निकल ही जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लो बचता है, तो आपके लिए भी 4 से 5 घंटे जो है मिनिमम आपके Right. जो रेस्ट के बाद जो बचते हैं उसमें आप आसानी से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं सर। हाँ, तो ये एक्चुअली क्योंकि बच्चे आजकल जो काम करते हैं, मतलब ये डिस्कशन में हम लोगों ने भी पाया है, कोई बच्चे अगर कहीं अलग जॉब भी करते हैं तो वहां का भी जो स्किल सेट होता है, जो भी काम करके वो सीखते हैं, जी तो वो भी कहीं ना कहीं उनको काम आता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितने स्ट्रगल से कमाया बिल्कुल। जाता है। क्या ये भी उनको शिक्षा लेने में हेल्प करता है, या आपको लगता है कि 4 घंटे जो उन्होंने नहीं करे वो सर। वेस्ट ऑफ टाइम है? जैसे मान लो बच्चा साथ साथ में कुछ पढ़ाई करता है तो वो रोज डेली कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। अब जैसे मान लो कहीं पे बच्चा काम कर रहा है तो वो अपने स्टाफ से भी कुछ सीखेगा, अपने स्टाफ से भी कुछ सीखेगा। तो मतलब जैसे 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 मान लो एक तरह से वो मिच्योरता उसके अंदर आने लगती है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो छोटे से ही बच्चा धीरे 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 करके सीखता है सर उसमें। बिल्कुल ठीक बात है, जब वो समाज में जाता है, काम करता है, तो वहां से भी हाँ, बहुत सर, कुछ सीखता है। क्योंकि सर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई छोटा साल का, जैसे मान लो 15, 16, 18 साल का बच्चा है, अगर आप छोटे बच्चे को अगर आप कुछ कह दोगे तो उसके अंदर जो है सर वो एक जो है ना एक अकड़पन दिखाई देती है उसमें। तो जैसे धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, तो जैसे जैसे वो एज के साथ जो है बच्चा मिच्योर होने लगता है, जो मतलब जो उसकी अकड़ जो 17, 18 या 19, 20 साल में दिखाई देगी ना, तो 20 के बाद जो है ना वो थोड़ी वो हल्की वो एक तरह से विनम्रता। मिच्योरता की ओर बढ़ने लगता है। राइट। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो मतलब कुछ झगड़ालू होते हैं तो वो इस एज, ये एज ही तूफानी अवस्था का मानी जाती है, क्योंकि जो तूफानी अवस्था जो मानी जाती है आपकी वो 14 से 15, 16, 18, 20 साल तक मानी जाती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर अपने आप ही मिच्योरता आने लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने आप से तो सीखता ही सीखता है, लेकिन जो समाज होता है हमारा, समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सीखता है सर। तो बेसिकली जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, एग्जाम क्लियर करना है, फैमिली का प्रेशर है, घर वाले कहते हैं बच्चा इस चीज की तैयारी कर रहा है, तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है।
कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होना है। तो बच्चा स्ट्रेस में ना आए, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करे, पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करे, असफलता, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस असफलता को कैसे सहन करे, तो इसके लिए भी कोई आप उनको विशेष ट्रेनिंग देते हाँ हैं सर कोर्स बिल्कुल। में? उसमें तो सर, उसमें जैसे मान लो हमें पता चल जाता है क्लास में बच्चा कि किस बच्चे का मन है क्लास में और पढ़ने का, किसका नहीं है। तो जिस बच्चा क्लास में अगर मन नहीं होगा तो या तो वो सुस्त बैठा रहेगा सर। तो सुस्त बैठने के साथ साथ जो हमें ये पता चल जाता है, तो जैसे ही क्लास हमारी कंप्लीट होती है तो हम उस बच्चे से जो है पर्सनली उसको बात करते हैं, उसको टारगेट करते हैं बच्चे को। मतलब यहाँ पर हम उसको ये पूछते हैं कि मतलब भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है। अब बच्चा बोलेगा कि सर मुझे मेरी घर फैमिली में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। सबसे ज्यादा जो मेन चीजें जो देखने को मिलती है, या फिर वो ये देखता है कि फाइनेंशियली मैं थोड़ा सा वीक चल रहा हूँ। तो उसको जो है हम कंडीशन करने के लिए कुछ इस तरह से, जैसे मान लो बच्चों को कहेंगे चलो भाई फाइनेंशियली कमजोर चल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पार्ट टाइम जो बताया ही है बच्चे से, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी का फैमिली का प्रेशर है, भाई ये कहते हैं हमने बाहर तो भेज दिया, भाई तुझको इतना समय हो गया, भाई जॉब क्यों नहीं लग पा रही है, जॉब क्यों नहीं लगा। ये सबसे बड़ा रीजन रहता है बच्चे के साथ। अब कोई भी बच्चा हताश ना हो बिल्कुल भी। जॉब देखो, सबसे पहले तो आपको जो है ना, जो आपको टारगेट है आपका, वो टारगेट सिर्फ वही टारगेट दिखाई देना चाहिए आपको। बिल्कुल अगर वो टारगेट आपको दिखाई देगा तो 100%, मैं बिल्कुल 100% के दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चा सिलेक्शन जरूर लेगा सर। अच्छा, तो बेसिकली इतने सारे मतलब पहलू पे एक टीचर को काम करना पड़ता है। चीजें रोज अपडेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी रोज अपडेट हो रही है, सिलेबस रोज अपडेट हो रहे हैं। आजकल एक एआई आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। तो उसका आपके कोचिंग इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है? क्योंकि आजकल तो बच्चे चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि एसएससी एग्जाम के 100 क्वेश्चन बता दो, वो 100 200 500 क्वेश्चन दे देगा, बच्चे उसको पढ़ लेते हैं। तो एक टीचर, मतलब एक एआई आपके फील्ड में कैसे चैलेंज? देखो सर, ऐसा होता है, जैसे मान लो हम एआई का जिक्र करते हैं, एआई का जिक्र जब हम करते हैं तो आपने कहा कि मतलब जैसे बच्चा एआई से पूछेगा, मतलब आपके 100 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के डाल दीजिए, इस टेस्ट सीरीज के डाल दीजिए। लेकिन जो माध्यम बच्चे को, जो फेस टू फेस टीचर के सामने बात करके उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है सर, वो एआई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो टीचर ही बता सकता है उसमें। क्योंकि उसको दिक्कत कहाँ आ रही है, वो एआई दिक्कत नहीं बता सकता कि मुझे दिक्कत यहाँ आ रही है। एक टीचर ही एक माध्यम ऐसा होता है, जो बीच का माध्यम होता है स्टूडेंट को और टीचर के बीच में जो चीजें होती हैं, तो वो एक टीचर ही उसको बता सकता है, गाइड कर सकता है सर। हाँ, मतलब जो, क्योंकि टीचर उसको इवेल्युएट कर लेता है कि इवेल्युएट कर लेता है। फिर दूसरी बात यह है सर, जैसे मान लो बच्चा सोचता है, जैसे मान लो फोन में लगा है बच्चा, मतलब वो एआई, उसके पास कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी। जैसे टेक्नोलॉजी के तौर पर हमने फोन ले लिया सर, तो फोन ले लिया तो वो क्या करेगा, उसने 100 क्वेश्चन तो उसने देख लिए। अब वो देखता देखता, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी का नोटिफिकेशन आ गया फोन पे, तो नोटिफिकेशन में वो देख लेता है कि मतलब इसमें नोटिफिकेशन में क्या आया था। तो वहां पे जो होता है, वो मोबाइल जो काम करता है आपका, वो डिस्टर्बेंस का काम करता है सर। इसलिए ज्यादातर दूरी जो बना के रखनी चाहिए हमें फोन से, तो बहुत ही ज्यादा दूर कम रहना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था अभी बताया था कि सोशल मीडिया तो सर एक तरह से मान लीजिए बच्चे के लिए समझ लो एक जहर है, समझ लो जिंदगी के लिए। आप उसकी जिंदगी है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हर टेक्नोलॉजी का अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हाँ, बुराई भी तो होती है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, हमें अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित करना है कि भाई मुझे दिन में आधे घंटे ही सोशल मीडिया को देना है, तो बस मैं आधा घंटा ही सोशल मीडिया को दूं। ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे 5 घंटे सोशल मीडिया को दे रहा हूं। उस टेक्नोलॉजी को हमें कैसे यूज करना, सिर्फ उसको तरीका आना चाहिए। राइट। अगर कोई चीज अगर बन रही है तो उसको पहले उसके बारे में जानो, उसके विषय में जानो। अगर उसके विषय में अगर आप नहीं जानोगे, अगर आप बिना जानकारी का अगर आप उसका यूज करोगे, तो सर 100% वो चीज आपको नुकसान देगी। सही बात है, क्योंकि आपका और हमारे जो पॉडकास्ट है ये भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक जाएगा। तो अगर हम सोशल मीडिया को ही यहाँ पर गलत बता देंगे तो हमारे दर्शक भी नहीं देखेंगे। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम देना है आपको। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया आपका दिन का बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपडेट रहना है, ठीक है, सोशल मीडिया भी जरूरी है, लेकिन अपने, जैसे सर ने अभी बताया, कैलेंडर बना लो, 10 से 10:30 ये करना है, तो अपने डे को शेड्यूल कर लो, तो आपके पास सब चीजों के लिए समय होगा, थोड़ा खेलने कूदने का भी समय होगा। जी बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में जान के, और उम्मीद करते हैं लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा एक इंसाइट मिला होगा। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। अभी मतलब पूरी की पूरी चीजें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा शिफ्ट की तरफ है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे शिफ्ट आ रहे हैं। श्योर नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। यूथ बहुत ज्यादा ना, आजकल युवा जो है बहुत ज्यादा, उनको जल्दी चाहिए, चीजें तुरंत चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये इम्पेशंस वाली जो चीज है,
हर किसी को फास्ट चाहिए, जैसे आपने कहा रील देख ली तो एकदम से यार ये सक्सेसफुल हो गया, मुझे भी होना है। तो इम्पेशंस जो एक चीज है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें। दूसरा, आजकल अध्यात्म की बहुत बात होती है, क्योंकि आप एक टीचर हैं, जी सर। तो आध्यात्मिकता का जीवन में एटलीस्ट क्या स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, थोड़ा सा इस पे भी आप रोशनी डालिए। जैसे सर आपने कहा कि सबको चीज़ें जल्दी चाहिए, तो सर चीज़ें जल्दी कैसे मिल सकती हैं? जल्दी भी मिल जाती हैं, लेकिन उस जल्दी मिलने का कारण सर उसके पीछे एक कारण होता है, वो जल्दी कैसे मिलती है? अब जैसे मान लो कोई बच्चा 21 या 22 साल की एज में मैंने कहा था कि आईएएस बन गया। सर जिस बच्चे को आईएएस बनना होगा ना, तो सर उसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो पता कब से चलती है? उसकी 6th क्लास से चलती है। 6-7 स्टैंडर्ड से उसकी जो है प्रिपरेशन चलती है। वो जो है ना, उन सारी चीज़ों को जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा, तो उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलता है कि मुझे जो है ना, ये चीज़ें जो है आगे जा करके काम देंगी। अच्छा, उसका लक्ष्य बहुत पहले से क्लियर पहले होता से है कि क्लियर मुझे होता ये है। करना है। पहले क्लियर ये हो जाता है उसमें। अच्छा, तो जैसे मान लो धीरे-धीरे बच्चा जाता जाएगा, एक-एक क्लास पढ़ता चलेगा, तो उसकी एक-एक क्लास जो होती है ना सर, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो मतलब हर एक क्लास को अपने ये सोचता है कि मुझे जो है ना, इसी साल जो है ना, मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, मुझे इसी साल देना है। तो जब तक बच्चा जो है वो 12th पास करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, तो उसकी तैयारी देखो आप कितने साल हो गए, 6-6 12 साल तो सर ये हो गए। सॉरी 6 साल तो ये हो गई, और प्लस 3 साल जो है उसके वो ग्रेजुएशन के हो गए सर। तो उस बच्चे ने जो तैयारी की, जो बच्चा उसकी मैच्योर जो एज हो, जब मतलब वो ग्रेजुएशन उसका होगा सर, तो उसका 21 या 21 साल में 20 साल के आसपास उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा सर। इसमें तो पेरेंटिंग का फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, जी क्योंकि उसके बिल्कुल। पेरेंट्स इस जर्नी में जी उसको साथ बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। 6th क्लास में 7th क्लास में बच्चा है, हाँ। उन्होंने क्या रखे कि आपको आईएएस बनना है, जी और बिल्कुल, वो उसको बिल्कुल। उस समय गाइड भी कर रहे हैं कि आईएएस के लिए एटलीस्ट हर साल कुछ ना कुछ बिल्कुल सर। आपको और जैसे अपग्रेड मान लो होना बच्चा है। 20 साल में कंप्लीट होगा, तो उसके बाद क्या करेगा बच्चा जो है वो प्रिपरेशन पूर्ण रूप से 1 या 2 साल जो है वो पूर्ण रूप से आईएएस के लिए तैयारी करेगा। राइट। आईएएस के लिए जो होता है वो मेन रूप से जो होता है वो आपका आंसर राइटिंग होती है सर, स्किल्स होता है। आपने लिखने का स्किल कैसा है आपका, सिर्फ वो बच्चा जो है सिर्फ 2 साल में या 1 साल में सिर्फ उसी पे फोकस करेगा। हम जो देखते हैं ना कि 21 साल में, मतलब ये 21 साल में कैसे बन गया, तो सर हम ये कह सकते हैं कि मतलब उसकी जो तैयारी थी वो 1 साल की नहीं थी, उसकी जो तैयारी थी पिछले 8 से 10 साल की तैयारी थी सर उसकी। राइट, उसका विजन हाँ, बहुत ज्यादा क्लियर। जिसमें हमें देखने को ये मिलता है कि जैसे आपने कहा था कि मतलब बहुत ज्यादा चीजें जल्दी मिल गई, वो जल्दी जो मिली है वो हमें देखने को मिलता है कि हमें जल्दी मिल गई, हमें ये लगता है कि उसको जल्दी मिल गई, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी देखोगे तो सर उसने भी समय दिया है उस चीज हर किसी का स्ट्रगल होता है, बीज बोओगे आज तो कल ही उससे जी, सुबह बिल्कुल। पौधा नहीं निकल जाएगा, उसमें बिल्कुल समय सर। लगेगा। अब जैसे मान लो बच्चा सोचता है कि वो खो जाता है, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन इसका मैंने कहा था कि हर एक चीज का जो है ना आपको पहले उसके बारे में जानना होगा। अगर किसी भी चीज को आप सही से अगर जानोगे नहीं, तो सर 100% उसको नुकसान होगा उसमें। ठीक बात है। जी। और एक अभी हमने इसी में छोटा सा सवाल जोड़ा था, थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल, तो बच्चों को स्पिरिचुअल एंगल उनके लाइफ में कैसे लाएं, पढ़ते पढ़ते एटलीस्ट उनको अध्यात्म की भी थोड़ी बहुत समझ कैसे थोड़ा दें? सा समझ होना चाहिए। जैसे मान लो हम ये मानते हैं सबसे जो बेस्ट तरीका है सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ने का सर, सबसे ज्यादा जो किताबें आती हैं, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे जो है वो अलग अलग राइटर की किताब खरीदते हैं। कोई से भी, जैसे मान लो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, या हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, या हमें पॉलिटी पढ़नी है, या हमें मैथ्स पढ़ना है, या रीजनिंग पढ़नी है, बच्चे क्या करते हैं वो अलग अलग राइटर की किताब ले लेते हैं, जो सबसे गलत तरीका होता है सर। अब सबसे बेस्ट तरीका जो है, आप सिर्फ किसको फॉलो करना है आपको, आप 6 क्लास की एनसीईआरटी लीजिए, 7th 6 7 8 9 10th 12th इन सबकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और ये सारी जो है ना सारी की सारी आपको एक ही राइटर की मिलेगी, मतलब एक ही आयोग, एक ही प्रकाशन की मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी चीज अलग अलग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने राइटर होंगे उससे ज्यादा जो है बच्चा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि 10 किताबों को सर 10 बार मत पढ़िए, लेकिन एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, 100% सर उसमें सिलेक्शन होगा। सबसे बेस्ट तरीका सर ये मैं मानता हूँ। जितने अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग थॉट होंगे, तो उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा आएगा उनको। जी। अब जैसे मान लो बच्चे को कुछ ये सोचता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ सकता, तो जैसे मान लो बच्चे पूछते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, सर ये वाली चीज जो है ना मैं भूल गया, तो हम बच्चों को गाइड करते हैं, मतलब आप जो है ना इस चीज को मिस कर रहे हो यहाँ पे, मतलब ये चीज ऐसे थी, और आप जो है ना आपको उस जो भूलने का कारण था, क्योंकि भूलने का कारण सबसे हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज जो है आप एक, जैसे मान लो सर्कल होता है ना सर, सर्कल मैं भूलने का कारण बता देता हूँ, बच्चा कैसे भूलता है। एक सर्कल होता है, अब उस सर्कल का अनुसार अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे, तो जैसे मान लो चीजें जो है आपने जो चीज आपने आज पढ़ी है, तो वो जैसे मान लो आपने जो है वो चीज आज पढ़ ली, तो जैसे मान लो आपका सोने का समय होगा, तो वो चीजें जो है ना आप उसके समय ना सोते समय थोड़ा सा जो है ना आपका दिमाग ही जो है ना डाइवर्ट
वहीं पे हो जाएगा कि हाँ आज जो है ना मैंने ये वाली चीजें पढ़ी हैं, तो वो जो जितनी भी अगर आपके अंदर माइंड के अंदर अगर 20% चीजें भी रिकॉल हो गई सोते समय, मतलब सोने से पहले, तो समझ लो आप 100% सही हो बिल्कुल एकदम। ओके। और फिर दूसरी बात यह है कि हम भूल जाते हैं। भूलने का कारण सर ये है, जैसे मान लो हमें चाहिए सबसे बड़ा एक तरह से मेन ऑन मेन जो मांगता है वो रिवीजन मांगता है। तो जैसे मान लो किसी भी चीज को हमने आज पढ़ा, तो उसके बाद जैसे मान लो धीरे धीरे अगर हमने उसका रिवीजन नहीं करा, क्योंकि 21 दिन के बाद जो है, 21 दिन माना जाता है कि 21 दिन के बाद जो है ना वो चीजें जो है ना वो अपना आप ही भूलने लगता है। अगर हम उस चीज को ध्यान दोबारा नहीं देंगे या दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे तो सर हम उसको भूल जाएंगे। तो जिस कारण बच्चा कहता है कि हम तो पढ़े लिखा सब भूल जाते हैं। भूलने का कारण सर ये होता है, ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली एक ही बच्चे के साथ होता है सर, ये हर एक तो प्रत्येक बच्चे के साथ होता है। बेसिकली थोड़ा सा बच्चों को मेडिटेशन ध्यान करना हाँ, भी ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से उनकी फोकस बढ़ेगा और चीजें रिकॉल रहेंगी, उनको याद रहेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इतना समय दिया, इस पॉडकास्ट में आए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोगों को एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और 2026 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आगे मिलते रहेंगे बोले उत्तराखंड में नए नए गेस्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे की जानकारी के लिए आप सर के माध्यम से या मेरे माध्यम से जुड़ सकते हैं। विशेष रूप से जो डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा नंबर या सर का नंबर मिल जाएगा। और बोले उत्तराखंड के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पर मिले होंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो आगे भी बोले उत्तराखंड के एपिसोड्स को देखने के लिए जुड़े रहिए बोले उत्तराखंड से। आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।